हेलो स्टूडेंट्स। हम एमए फाइनल इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा आज का जो बुक का है उसका नाम है आधुनिक भारत में सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास। आज का टॉपिक हम लेंगे भारत में महिला संगठनों का उदय। भारत में 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारों के समक्ष नारी स्थिति में सुधार का एक विशेष मुद्दा बना। हमें पता है, इसके पहले भी हमने जो वीडियोस देखे हैं उसमें नारी की स्थिति के बारे में चर्चा की है कि किस प्रकार नारी की स्थिति खराब हुई और शोचनीय हुई और उसको सुधारने के लिए किस तरह से हमारे कार्यकर्ता या सुधारक आगे आए और उन्होंने नारी की शोचनीय स्थिति को से उनको उभारा। इसके लिए कई संगठन भी बने, उसके बारे में आज हम इसमें टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने इसमें देखा कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारों के समक्ष नारी की स्थिति में सुधार एक विशेष मुद्दा बना और इन सुधारों के द्वारा नारी समाज की विभिन्न कुप्रथाओं का विरोध, नारियों की शिक्षा पर बल दिया गया और इन सुधारकों ने स्त्रियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर उन्हें सार्वजनिक जीवन में लाने का प्रयत्न किया। 20वीं शताब्दी में भारत में बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय नारी को नारी संगठन बनाने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से मानी गई। स्वतंत्रता से पूर्व महिला आंदोलन के दो चरण थे। पहला तो 1910 से 1928 और दूसरा 1928 से 1947। अब पहले चरण की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। यह आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि सरला देवी चौधरानी कौन थी और उन्होंने क्या किया। तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की और उन्होंने 1910 में इसकी स्थापना की। उसका उद्देश्य क्या था? नारी समस्या पर विचार करना। इस संगठन ने नारियों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नारी चेतना का कार्य अपने हाथों में लिया। इसी क्रम में दूसरा प्रयास सरोज नलिनी दत्त के द्वारा किया गया। सरोज कौन थी? ये बंगाल की एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित थी और गांव में जब इन्होंने देखा कि अशिक्षित स्त्रियां एकांत जीवन व्यतीत कर रही है और तब इन्होंने इस समस्या पर विचार किया और 1913 में पावना में प्रथम महिला समिति बनाई। इसके बाद उसने वीरभूमि, सुल्तानपुर, रामपुर हाट, बांकुड़ा आदि नगरों में ऐसी ही महिला समितियों की स्थापना की। इन महिला समितियों का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो वही स्त्रियों को पर्दा प्रथा त्यागने के लिए प्रेरित किया, घर की चार दीवारी से बाहर निकालने के लिए, समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व को समझना था। इन समितियों में भोजन, शिशु रखरखाव, पौष्टिकता, स्वच्छता, सिलाई आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। और बाद में इन समितियों ने क्या आर्थिक समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। अब देखें कौन कौन सी महिला संगठन की स्थापना की गई थी। तो पहली कोशिश किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जी ने पुनः जागरण की शिक्षा में महत्वपूर्ण पहल की और 1917 में उनका जो है महिला संगठन या उन्होंने भारतीय संघ की स्थापना करी, महिला भारतीय संघ की। इसका क्या उद्देश्य था? जो महिलाएं थी उनमें राजनीतिक जागरूकता लाना। इसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और सिस्टर मार्गरेट इसकी सचिव बनी। इस संस्था ने नारियों को मताधिकार की वकालत की और इस संबंध में सरकार को एक मेमोरेंडम दिया। महिलाओं में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण संघ था। नेक्स्ट संघ किसने बनाया? अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना करी थी सरोजिनी नायडू द्वारा 1926 में। ये आपके बहुत सारे जीके के छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और आपने देखे होंगे कि हमारे कोटा यूनिवर्सिटी में जो स्टार्टिंग का सेक्शन आता है उसमें भी 2-2 नंबर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे इनसे तैयार होते हैं। तो ये केवल एक मात्र सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था थी। इसमें सामाजिक मुद्दे, बाल कल्याण, महिला कल्याण आदि सम्मिलित थे। बाद में गांधी जी के निर्देश से इस संगठन ने सूत काटना, खादी पहनने पर बल देना, शहरों, गांवों, कस्बों में खादी की दुकानें खोलना, दुखी एवं पिछड़े लोगों की सेवा करना
आदि कार्य अपने हाथ में ले लिया। इसी प्रकार 1925 में भारत में स्त्रियों की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य भी वही महिलाओं की समस्या का समाधान करना और समाज में उन्हें उच्च स्थान प्रदान करना था। इसी तरह से इन सब संगठनों का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, स्त्रियों की शिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों का उन्मूलन, स्त्रियों की अधिकारों जैसे मामलों को सफलतापूर्वक उन्होंने उठाया। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने 1929 में बाल विवाह पर प्रतिबंध कर दिया और का अधिनियम बनाया और 1929 में ही हिंदू उत्तराधिकार व अधिनियम आदि पारित कर स्त्रियों की समस्याओं का समाधान पर कानूनी मोहर लगा दी। इससे स्त्रियों में सामाजिक चेतना उत्पन्न हुई और महिला आंदोलनों को भी बल मिला। अब दूसरा चरण था महिला संगठन आंदोलन का 1928 से 1947 तक। दूसरे चरण में भारत की राजनीतिक घटनाओं ने महिला संगठन आंदोलन में तीव्रता से अपना प्रभाव स्थापित किया और 1931 में जो निर्वाचन हुए उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं निर्वाचित हुई। 1947 में 41 आरक्षित स्थानों पर महिलाएं निर्वाचित हुई। इसमें कौन कौन प्रमुख था? हंसा मेहता, लक्ष्मी अम्मल, दुर्गाबाई आदि। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत की जो है कौन चुनी गई? संयुक्त प्रांत से चुनी गई और स्थानीय स्वायत्त शासन व सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री भी इनको बनाया गया। 1937 से 47 के मध्य महिला संगठनों द्वारा हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करने के लिए तीव्र प्रयास किए गए और इन सुधारों को लागू करवाने के लिए प्रथम मांग थी प्रस्तावना रखना। इसके बाद समितियां स्थापित की गई और बाद में धारा सभा में विधेयक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। इन समस्त कानूनों को पारित करवाने के लिए महिलाओं ने पुरुषों पर स्त्रियों की उत्तराधिकार तथा विवाह एवं तलाक संबंधी कानून बनाने पर जोर दिया। 1945 में हंसा मेहता ने महिला के अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी कर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अधिकारों की मांग की। 1945 में महिला संगठनों की मांग पर अंग्रेजों ने विशिष्ट विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम के 22वें सेक्शन के अंतर्गत संभोग के अधिकार की मांग की जा सकती थी। इसकी समस्त शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम से मिलती जुलती थी। अब सेक्शन 23 और 25 में क्या किया गया? इसके अंतर्गत अलगाव व विवाह विच्छेद संबंधी प्रावधान हैं। आगे चलकर जब स्वतंत्र भारत में 1956 में भारत सरकार ने उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 पारित कर विवाहित स्त्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा पत्र पर अपनी संपत्ति को बांटने का अधिकार दिया। तो इस प्रकार से ये महिला संगठन थे जिससे सक्रिय आंदोलन हुआ, लोगों में जागरूकता आई, महिलाओं में स्पेशली, और वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई। इन संगठनों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में भी चेतना जागृत की और इन संगठनों ने महिलाओं को यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक वे स्वयं परिस्थिति को बदलने का बीड़ा नहीं उठाएगी तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे समाज में महिला शिक्षा का विकास। अब वैदिक काल के बारे में हम बराबर पढ़ते भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं वेदों का अध्ययन करती थी। ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना में उनका भी महत्वपूर्ण हाथ रहा, किंतु जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया और उसके बाद वेदों को क्या कहा, अपौरुषेय बता गया और उन्हें स्त्रियों की पहुंच से बाहर बताया गया। अब मध्यकाल में तो हमें पता ही कि स्त्रियों की स्थिति क्या हुई थी और धीरे धीरे उनकी स्थिति गिरती गई, किंतु फिर वापस भक्ति काल जब आया या भक्ति आंदोलन आया तो इन संतों ने स्त्री पुरुषों को समान मानते हुए अपनी लोक भाषाओं में अपनी शिक्षा या जो उस समय भाषा चलती थी उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिससे स्त्रियों को लोक भाषा में सृजित साहित्य को पढ़ने का अवसर मिला। इससे स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ी। लोक भाषा आप जानते हैं, लोक भाषा जैसे हम जिस पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, जैसे हाड़ौती कोटा की है तो हर कोई हिंदी समझ नहीं सकता, संस्कृत नहीं समझ सकता घर की जो महिलाएं हैं, लेकिन यदि उन्हें हाड़ौती में बात की जाए जो इस भाषा को जानती है तो
फटाफट उनको वो चीज़ समझ में आती है। तो ये लोक भाषा के की तरह ही है उस समय, जो लोक भाषा उस समय स्थानीय स्तर पर प्रचलित थी। आधुनिक भारत में महिला शिक्षा के प्रति समाज एवं धर्म सुधारकों के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई। अब दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, स्त्रियों के उपनयन संस्कार के पक्ष में थे और लड़कियों को उन्होंने कहा कि उन्हें 16 वर्ष तक शिक्षा लेनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कौन सा स्थापित किया था, आर्य समाज। तो उन्होंने क्या करा, आर्य समाज के द्वारा कई पुत्री पाठशालाओं की भी स्थापना की गई, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वायसराय की काउंसिल के एक सदस्य बेतने को अपने विचारों से उन्होंने प्रभावित करके स्त्रियों के लिए 1849 में बेतने महाविद्यालय खुलवाने में वे सफल रहे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम था। 1884 में महादेव गोविंद राणादे द्वारा स्थापित कन्या विद्यालय स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हुआ। महर्षि कर्वे ने जहां एक और हिंदू विवाह गृह स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर कुंवारी लड़कियों को भी शिक्षा देने हेतु महाराष्ट्र में कर्वे विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। इस कार्य में सर विठल दास अक्कासी ने आर्थिक सहायता जुटाकर शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विठल दास जी ने अपनी माता के नाम पर इसका नाम रखा, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी। कर्वे जी के प्रयासों से इस विश्वविद्यालय ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति दर्ज की। ये तो था हमारा समाज में महिला शिक्षा का विकास। अब महिला शिक्षा और अंग्रेजी प्रयास देखते हैं क्या हुआ, क्या करा अंग्रेजों ने। प्रारंभ में तो उन्होंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भी प्रयास किए थे, और इनमें 1780 में कलकत्ता मदरसा मुस्लिम वर्ग को प्रसन्न करने के लिए, और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए, और मद्रास में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोनों वर्गों के हितों के लिए की गई। किंतु फिर बाद में क्या हुआ, ईसाई प्रचारकों ने महिला शिक्षा की दिशा में भी कदम उठाए। 1787 में मद्रास की श्रीमती कैंपबेल ने एक महिला अनाथालय तथा डॉक्टर एंड्रयू बेल ने बाल श्रम आश्रम खोला। मिशनरियों ने मद्रास, बंगाल, बंबई में दान आश्रित विद्यालय स्थापित किए और बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था की। चार्ल्स ग्रांट के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने 1793 के चार्टर द्वारा भारत में शिक्षा व्यवस्था हेतु 1 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में महिला शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, और अब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में के शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण कोई शिक्षा ना हो सकी। 1824 में सरकार द्वारा कलकत्ता, आगरा, दिल्ली, मुरादाबाद में कॉलेजों की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को स्वीकार किया गया, और 1833 में मेकाले विवरण पत्र द्वारा इसको मान्यता मिल गई। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा बालिकाओं के विद्यालयों में वृद्धि की गई, और इसमें भी 1833 के चार्टर द्वारा शिक्षा की धनराशि में वृद्धि की गई। 1854 में वुड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। तो इस प्रकार से इन शिक्षाओं के लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए, फिर भी ये बहुत धीमी गति थी। न सरकार ने स्त्री शिक्षा का महत्व समझा और न जनता ने इसका पक्ष लिया। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है कि उस समय कुरीतियाँ थी, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पाश्चात्य संस्कृति, ये सब ये स्त्री शिक्षा के बाधक बने हुए थे। अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का, या हंटर कमीशन, इसमें क्या था ये, इसने स्त्रियों की शिक्षा की जो सोचनीय बात थी ने यह बात स्पष्ट की कि स्त्री शिक्षा अभी तक अधिक पिछड़ी हुई दशा में है, अतः ये बात की आवश्यकता है कि इसका प्रत्येक विधि से पोषण किया जाए। स्त्री शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग के सुझाव थे कि जन सहयोग लिया जाए और बालिकाओं का पाठ्यक्रम भिन्न हो,
महिलाओं के जो महाविद्यालय विद्यालय हों उसमें महिला अध्यापक ही नियुक्ति हो। बालिकाओं की जो शिक्षा है वो निःशुल्क हो। सार्वजनिक कोष, छात्रावास, छात्रवृत्तियाँ, सहायक अनुदान, माध्यमिक शिक्षा निरीक्षक की नियुक्ति और पर्दे में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा घर पर ही हो। ये इसमें प्रयास किए गए थे। आयोग की सिफारिश के अनुसार स्त्री शिक्षा की प्रगति 1842 से 1902 की अवधि में प्राथमिक रूप से प्रारंभ हो गई थी और धीरे धीरे जो महिलाओं व पुरुषों में साक्षरता थी उसका अंतर भी अंतर निरंतर बढ़ता रहा था अब तक तो। लेकिन जब 1901 में ये अंतर जो 9.23 था, जो वर्ष 1941 तक बढ़कर 17.60 तक पहुंच गया था। इससे स्पष्ट हो रहा था कि महिला शिक्षा के प्रति न तो सरकार ने विशेष प्रयास किया, न ही स्वयंसेवी संगठनों ने कोई उत्साह दिखाया। अब हम इसमें देखेंगे कि महिलाओं में किस प्रकार से राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। 1917 में श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं ने के एक प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटिश संसद में पुरुषों के साथ सरलता के आधार पर स्त्रियों के मताधिकार की मांग पेश की। 1921 के सुधार अधिनियम के अनुसार केवल शिक्षित महिलाओं को ही ये मताधिकार दिया गया। महात्मा गांधी ने भी अपने उदार विचारों के द्वारा स्त्री समाज को प्रभावित किया। गांधी जी का विश्वास था कि समाज के पुनर्निर्माण में स्त्रियों को एक सुनिश्चित भूमिका अदा करनी चाहिए और सामाजिक न्याय पाने के लिए उनको समता के अधिकार को मान्यता देना एक अनिवार्य कदम है। इन विचारों से प्रभावित होकर 1930 में प्रतिनिधि महिला संगठनों की एक बैठक में स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना वयस्क मताधिकार की तत्काल स्वीकृति की मांग की। यद्यपि अंग्रेजी सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया, किंतु 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इसे मान लिया गया और स्त्रियों की राजनीतिक समता के लिए उनकी स्थिति और योग्यता पर विचार किए बिना प्रयत्न करने का बीड़ा उठाया। यह वचन स्वतंत्रता के बाद पूरा हुआ जब राष्ट्र ने संविधान के द्वारा स्त्रियों को पुरुषों की भांति मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो हमने अपने इस वीडियो में स्त्रियों के उन्नति के लिए, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने के लिए महिलाओं द्वारा ही जो संगठन बनाए गए उसको देखा, उनको सुना और किस प्रकार से अंग्रेजी शासन के द्वारा भी स्त्री शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए गए, उसको भी हमने पढ़ा। और रानी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने प्रयासों को सरल भी बनाया और उसमें वो सार्थक भी हुए। इन सब चीज़ों को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।